नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो आपका जेई का यानी जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होता है, जल निगम ने जो 2016 में कराया था उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो ये जो आप सामने अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी टेस्ट होता है, जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये रिस्पॉन्स सीट है। तो उस रिस्पॉन्स सीट में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से जो जैसे इसमें आप देख पा रहे 1 ऑफ 80 यानी 80 क्वेश्चन है टोटल, और जिसमें से पहला क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे हैं। तो इसमें और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अभी आप इसमें देखेंगे कि 1 से 15 तक क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के यानी जनरल अवेयरनेस के होंगे। फिर 16 से 30 जो क्वेश्चन है यानी 15 क्वेश्चन आपके होंगे जो आपका रीजनिंग है या इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं उसमें से पूछे जाते हैं। और बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे गए थे टेक्निकल से। यानी जैसे आज जो हम बात करने जा रहे हैं तो वो सिविल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, डिप्लोमा छात्र हैं, उनसे जो उनका ये पेपर है तो उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के पेपर्स किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ का मैं और आपसे बताऊंगा कि आप जो भी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो जो फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के भी हैं तो वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखें, ताकि ये पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी वो जेई की प्रिपरेशन के लिए पहले से ही कर सकें। तो जो जो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, देखिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो क्या वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और क्या आप उनका उत्तर दे पाने में सक्षम हैं, और क्या आप अपनी तैयारियों को जेई का जो पेपर है, जो इसका लेवल है, वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपना प्लान करना है और तैयारी करना है। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपसे बताया कि 1 से 15 तक सामान्य ज्ञान के यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उसमें होते हैं, पूछे गए थे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2016 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हु वन नोबेल प्राइज 2016 फॉर केमिस्ट्री। तो इसमें दोनों दिए रहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जीन पियरे, सौवागे, सर जे फ्रेसर, स्टोडार्ड तथा बर्नार्ड एल फेरेंगो, ये इसका सही ऑप्शन है। तो जो आपका जैसे अब जो कैंडिडेट का रिस्पांस था, यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, यानी जो कैंडिडेट जो जिसका ये रोल नंबर था उसने कौन सा रिस्पांस किया, 3 नंबर का, जो कि गलत था। तो उसका क्या हुआ, नंबर कट जाएगा। तो ये क्या है इसका सही ऑप्शन, इसका ये वाला है आपका दूसरे नंबर वाला। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने शराब के नियम को सख्त बनाने के लिए संशोधनों का प्रस्ताव रखा। तो ये काम किया था बिहार ने, तो इसको बिहार कर लेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस, कुछ तो जो पहले के क्वेश्चंस हैं जो फिक्स रहते हैं वो आपको याद कर ही लेना है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं यानी करंट की जो सिचुएशंस होती है उससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, चाहे जेई चाहे एसएससी कराए, चाहे जल निगम कराए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कराए या कोई भी एजेंसी कराए, जनरल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आप देखिए 2016 का है, तो उस समय ये न्यूज़ में जनरली चलता रहता है, आता रहता है चीज़ें, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तीसरा है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो उस समय 2016 में विजय रूपानी रहे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय रूपानी। यदि आज के समय में ये परीक्षा होगी और फिर यदि पूछ लिया जाए यही सवाल, तो उसमें ऑप्शन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और जो सही उत्तर है आपका वो भी चेंज हो जाएगा। चौथा है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस। तो इसी तरह से अगर आप देखते जाएं, 5वां प्रश्न है, 2016 की फोर्ब्स की 100 अमीर लोगों की श्रेणी में सबसे ऊपर किसका नाम है। तो सबसे ऊपर बिल गेट्स का नाम है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी तरह से अगर आप देखें, 6वां प्रश्न है, विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, यानी 2023 का वर्ल्ड क्रिकेट कप कौन सा देश आयोजित करेगा। तो वो करेगा भारत। 2023 में जो वर्ल्ड कप का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, भारत में, इंडिया में, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसी तरह से अगर आप 7वां देखिए, ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा है। तो ये है इसका सही उत्तर है आपका असतत समानांतर निशान बनाना।
तो इसका ये सही जो आपका उत्तर अगर आप देखिए तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो सही, यानी मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स। तो एक चीज़ मैं आपसे और बताता हूँ, जैसे जो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बताता हूँ जब भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता रहा हूँ शुरुआत से 9-10 साल के अपने एक्सपीरियंस में, वो जो मैं बात कहता हूँ कि जो भी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं या जो जनरल कोई भी शब्द हैं तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में उसको ज़रूर सीखिए, क्योंकि इसमें मैं अभी उदाहरण आपको ऐसे बहुत सारे दिखाऊंगा जिसमें हिंदी में जो अनुवाद किया लिखा तो वो हिंदी में, लेकिन एक्चुअल वो इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन एज इट इज़ लिख दिया गया है। तो अगर आपको और कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आदत होती नहीं, कहते हैं वो तो हम हिंदी में शुद्ध हिंदी ही उसका मीनिंग वही याद करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उसमें इनको उनको असहजता फील हो सकती है और वो उनको कंफर्ट फील नहीं होगा कि जब वो इन प्रश्नों को देखेंगे। तो इसलिए ज़रूर आप याद रखिए, तो दोनों में आप हिंदी इंग्लिश में अगर आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अपना विषय पढ़ रहे हैं, तो उसको हिंदी इंग्लिश में मेन कम से कम जो हेडिंग्स हैं वो इंग्लिश में ज़रूर जानिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं कैसे लिखते हैं इस चीज़ को ज़रूर जानिए। तो उसके बाद आप देखिए जैसे गंडमाला किस विटामिन की कमी से होती है, तो गंडमाला जैसे गोइटर कहते हैं, तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो आपको पता है आयोडीन की वजह से। तो सही उत्तर आपका है ये आपका डी ऑप्शन। इसी तरह से जनरल जो है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन, CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन आपका सही उत्तर है। तो ये आपकी जो OMR ये जो सीट है, जो रिस्पॉन्स सीट है, ये रिजल्ट आने के बाद उनकी वेबसाइट में जो जल निगम की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाती है, ताकि जो कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में वो उसको चेक कर सकें, क्रॉस चेक मिला सकें कि कौन सा उनका उत्तर सही था, कौन सा उनका गलत था। तो ये उत्तर के साथ पूरा दे दिया जाता है, और ये CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था उसका ये रिस्पॉन्स सीट है, तो इसमें सारा चीज़ पूरा डिटेल मिल जाता है कि सही उत्तर क्या है और कैंडिडेट ने क्या रिस्पॉन्स किया था। जैसे कैंडिडेट ने जो रिस्पॉन्स किया था वो चौथे नंबर का ऑप्शन किया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत आंसर था, और इसका सही आंसर क्या है, नाइट्रोजन, यानी पहले नंबर वाला। इस तरह से पूरी जानकारी इसमें पता चल जाती है। अब जैसे पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ, यानी पेंसिल का जो सिक्का, अब जैसे लीड को इन्होंने सिक्का लिख दिया है, यानी पेंसिल की जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है, तो इसका सही उत्तर है सीसा, यानी कि ग्रेफाइट। अब आप देखिए इसमें ग्रेफाइट को सीसा लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, जब इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट हम उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप उसको इंग्लिश में ज़रूर याद रखिए। तो पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, पहला उत्तर देखिए ग्रेफाइट है इसका सही उत्तर, लेकिन हिंदी में उसको देखिए सीसा। अब सीसा ये शीशा एक होता है, जैसे ग्लास को शीशा कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ग्रेफाइट ज़रूर पढ़िए इंग्लिश में, और हिंदी में भी उसको पढ़िए। तो हिंदी कई बार हिंदी में सही भी लिख देते हैं और कई बार उसमें गलती भी हो जाती है या सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे छात्रों को उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपका सही उत्तर आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इसका आपका डी ऑप्शन होगा। इसी तरह से डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी डायलिसिस किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है गुर्दे को ठीक करने के लिए डायलिसिस किया जाता है, किडनी का डायलिसिस होता है। तो निम्नलिखित पत्थर में से किसका अग्नि प्रतिरोध उच्चतम है, यानी हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फायर है बलुआ पत्थर का, यानी सैंड स्टोन का। ये किस नंबर का, 13वें नंबर का प्रश्न। ये सब सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। 14वें नंबर का देख लेते हैं, पत्थर पर स्मिथ परीक्षण खाली जगह की जांच करने के लिए किया जाता है, किसकी जांच करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ मडी सब्सटेंस, यानी कि कर्दममय पदार्थ, यानी कीचड़ की उपस्थिति पता लगाने के लिए। अब आप देखिए कितना ये टफ वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, कर्दममय पदार्थ यानी कीचड़, और इसने यानी प्रेजेंस ऑफ मडी, यानी मड माने आपको पता है कीचड़ होता है, तो इससे सरल आसान तो ये इंग्लिश वाला समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कि हिंदी में लिखने से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उनको ज़रूर आप इंग्लिश में याद रखिए ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन करने में, प्रश्न को सॉल्व करने में ना हो। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको पता है प्रकाश वर्ष दूरी यानी कि डिस्टेंस की इकाई है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह से आपका और हम देख लेते हैं आगे। अब ये देखिए 15 क्वेश्चन हो गए, ये आपके जनरल अवेयरनेस के हो गए। तो जनरल अवेयरनेस में यानी सामान्य ज्ञान के हो गए। तो करंट अफेयर जैसे अभी पूछ लिया था इसमें 2016 में, जैसे क्योंकि ये था तो उसमें पूछा गया था गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, चारों जैसे पूछे जा सकते हैं। भारत के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है,
या भारत के गृह मंत्री कौन है, या वित्त मंत्री कौन है। तो इस तरीके के प्रश्न एक आध जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को तैयार कर लेना है। और लगातार जो मंथली मैगजीन्स आती हैं जनरल अवेयरनेस की, या डेली पेपर न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें आप न्यूज़ पढ़ते रहिए, तो उससे ये सारी चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली हमारे जेहन में आती रहती हैं। अब जनरल अवेयरनेस के यानी सामान्य बुद्धि, सॉरी जनरल अवेयरनेस तो आपका हो गया सामान्य ज्ञान। अब 16 से प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के जो प्रश्न है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के हैं, यानी सामान्य बुद्धि तथा विचार के। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो बच्चे रीजनिंग की आप नॉन टेक्निकल पूरी तैयारी करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, तो उनका प्रत्येक प्रश्न जो आते हैं किस कैटेगरी को, उनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो उनको अच्छे से आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। जैसे एक घड़ी में 7:30 बजे, यदि मिनट की सुई पश्चिम की तरफ है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, तो आपको नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम होगी। तो ये सारी चीज़ों की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। यदि 18 जनवरी 1987 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 1987 को क्या वार होगा, इनकी सॉल्व करने की पूरी एक ट्रिक होती है, उससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो शुक्रवार होगा तो उस ट्रिक के द्वारा आपको इसके निकालना पड़ेगा। वो ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा आगे चल के वीडियो के माध्यम से। इसी तरह से करते जाइए। मंकी इक्वल्स टू 83, मैन इक्वल्स टू 28, तो डंकी का बताइए क्या होगा। तो इसमें डोंकी का जो सही आंसर होगा वो 74 होगा, यानी बी ऑप्शन। तो इस तरह से आप पूरे जो सामान्य बुद्धि, जैसे मणिपुरी और इस टू मणिपुर, और फिर उसके बाद ये दिया है कथाकली, ये किसके वो है, तो ये आपको उनको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये केरला, तो ये मणिपुरी किससे संबंध है, मणिपुर से। तो कथकली किससे संबंधित है, केरला से। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे अब बुक है रीड, तो पिक्चर आपका क्या हो जाएगा, तो ये खाली जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसकी जगह क्या आ जाएगा, यानी किताब अगर पढ़ने से संबंधित है तो फोटो किससे संबंधित है, देखने से संबंधित है, तो सी यानी देखना इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपके जो टोटल 30 प्रश्न होंगे वो सारे के सारे आपके इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई भी आप रीजनिंग की बुक आती हैं आप उससे स्टडी करेंगे तो इस तरीके के सारे कैटेगरी वाइज आप प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक सीख सकते हैं और आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम देखने जा रहे, निम्न में से कौन सा एक बहिर्जात पेड़ से संबंधित नहीं है। अब देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर है वो बैम्बू यानी कि बांस, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो इस तरह से देखते जाते हैं। आप 25वां प्रश्न आ गया, उसके बाद आप देखिए 26, फिर 27, फिर 28, फिर ये आपका 29 ऑफ 80 यानी 80 में से 29वां प्रश्न, फिर 30 ऑफ 80 यानी 80 में से 30वां प्रश्न है ये। तो ये भी आपका सामान्य बुद्धि विचार के। अब आपके 30वां प्रश्न जो है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 28वां, तो क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं। तो बहुत जल्दी हमको, हमारे पास समय इतना नहीं होता है, लिमिटेड समय हमको मिलता है, तो उसमें जल्दी से ट्रिक लगा कर ही हम सॉल्व करके तुरंत सही उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसका सही उत्तर 44 निकल के आया है तो हम सी ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। अब जो 31 से 80 तक जो प्रश्न है वो तकनीकी यानी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का जेई का चूंकि पेपर है तो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो जैसे डिस्चार्ज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है डिस्चार्ज यानी विसर्जन को मापने के लिए। अब आप देखिए जो मैं आपसे चीज़ बता रहा था, तो जो छात्र जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं वो डिस्चार्ज अंग्रेजी शब्द है, तो हिंदी में पढ़ते हैं विसर्जन। क्या पढ़ते हैं, विसर्जन। अंग्रेजी में अगर कहिए तो बहुत सारी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो हटा देते हैं कि अरे डिस्चार्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो विसर्जन पढ़ेंगे। अब आप देखिए इसमें विसर्जन कहाँ लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द डिस्चार्ज। अब अंग्रेजी, हिंदी में देखिए क्या लिखा है, डिस्चार्ज को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी डिस्चार्ज को हिंदी में क्या लिखना चाहिए था, विसर्जन। विसर्जन उन्होंने नहीं लिखा, डिस्चार्ज को एज इट इज डिस्चार्ज ही हिंदी में लिख दिया। अब यदि आप डिस्चार्ज को डिस्चार्ज कहना नहीं सीखेंगे तो अगर आप उसमें आ जाएगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये डिस्चार्ज क्या होता है, आप परेशान होंगे। तो वो चीज़ मैं जो बार बार बताता हूँ कि अंग्रेजी शब्दों को जरूर पढ़िए। अगर आप पूरा पेपर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसमें आपको एक नहीं, आपको बहुत सारे शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो अंग्रेजी में जो पढ़े जाते हैं वो एज इट इज़ लिखे हुए हैं। यदि आप सिर्फ हिंदी पढ़कर बैठे हैं तो वहाँ आता हुआ प्रश्न भी आपसे गलत हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये सब पहले से ही तैयारी, जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, डिप्लोमा की 3 साल की तैयारी पढ़ाई आप कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपके अंतिम सेमेस्टर तक, तो प्रत्येक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, किसी न किसी रूप में उससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं।
तो रंग लेप वो है जो बंधत्व गुण प्रदान करता है तथा अपारदर्शी परत निर्मित करता है, क्या कहलाता है? वाहन कहते हैं उसको, व्हीकल। तो इस तरीके से ये सारे आप देखिए पूरे के पूरे टेक्निकल प्रश्न हैं। जैसे मिट्टी यांत्रिकी के सिद्धांत के साथ कौन से वैज्ञानिक जुड़े हैं? तो जो वैज्ञानिक का नाम है वो है कार्ल टेरजाघी। ये दूसरे नंबर का जो कार्ल टेरजाघी, तो ये अगर आपको पता है तो आप इसमें टिक कर देंगे। किस रंगलेप की सतह को पानी से धोकर साफ किया जा सकता है? तो आपको पता है इमल्सन रंगलेप जो यानी पेंट होते हैं उनको। तो रंगलेप कई बार आप हिंदी में रंगलेप पढ़ते लेकिन अंग्रेजी में पेंट कहते हैं, तो पेंट आप उसको अच्छे से याद रख लीजिए। हो सकता है रंगलेप की जगह पेंट ही लिख दिया जाए। कच्चे तेल के आंशिक आसवन में वह घटक जो वाष्पित नहीं होता है क्या कहलाता है? वो कोलतार कहलाता है। कोलतार मतलब बिटुमिन जिसको कहते हैं। तीसरी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो एक दिन के विसर्जन के बाद अपने भार की खाली जगह से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है। तो 5% इसका सही उत्तर है, यानी 5% से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है। उसके बाद है सिलेसियस बलुआ पत्थर जिसमें कायांतरण की क्रिया की जाती है क्या कहलाता है? इसमें सही ऑप्शन 4 में से क्वार्टजाइट कहलाता है, यानी इसमें जो ऑप्शन है सी नंबर वाला क्वार्टजाइट वो आपका सही उत्तर है। उसके बाद आप देखिए 38वें नंबर का, एक पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है क्या? चूना, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड या क्षारीय तत्व? तो लाइम यानी चूना पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। तो चूना यानी पहला जो लाइम है आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को किस कारण मिलाया जाता है? तो जिप्सम को मिलाने का कारण होता है सीमेंट में जमाव समय को अधिक करने के लिए, यानी जमाव समय को बढ़ाने के लिए। तो यानी दूसरा जो बी ऑप्शन है लेंथन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के जमाव समय को अधिक करने के लिए उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ईयर के ही सारे सब्जेक्ट जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह होते हैं तो उसी में ये सारा आपको पढ़ा दिया जाता है। तो उसमें आपको अच्छे से स्टडी बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप की यदि आप स्टडी कर लेंगे तो आप आसानी से ये जेईई के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार के पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सीमेंट का विस्तार खाली जगह से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 mm 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे एक पेड़ के मध्य भाग को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है पिथ यानी कि मज्जा, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसी तरह से आप देखिए 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो इसको सारे को अच्छे से पढ़ना है, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हैं। तो उनमें से आपका जो सही उत्तर है, यदि दूरी मापन हेतु जरीब बहुत छोटी है तो त्रुटि धनात्मक त्रुटि होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, इतने बड़े बड़े इसमें ऑप्शन दिए हैं, पढ़ने में ही आपको इतना समय लग जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? यदि दूरी मापन हेतु जरीब बहुत छोटी है तो त्रुटि धनात्मक त्रुटि होगी। यह आपका क्या है? सही ऑप्शन है। उसके बाद आप देखिए 43वें प्रश्न में आ जाते हैं। तो 43वां प्रश्न देखिए, जरीब सर्वेक्षण त्रिभुजों के ढांचागत कार्य को निहित रखता है क्योंकि केवल त्रिभुज ही वह साधारण समतलीय आकृति है जिसे त्रिभुज की अद्वितीय रूप से ज्ञात खाली जगह का बनाया जा सकता है। किससे? तीनों भुजाओं का बनाया जा सकता है। तो ये इसका सही उत्तर है। तीनों भुजाओं का ये जो है आपका ये पहला ही ऑप्शन सही है, 3 साइड्स। उसके बाद देखिए आप रैंकिन के पृथ्वी दाब सिद्धांत मानता है कि दीवार के पीछे का भाग खाली जगह होता है, लंबवत और चिकना होता है, यानी वर्टिकल एंड स्मूथ। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से द लाइंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चलती हैं कहाँ से कहाँ की तरफ? उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन होगा। इसी तरह से आप देख लीजिए ये, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पाइकोनोमीटर का प्रयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो आपको जानते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के लिए इसका किया जाता है, यानी वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन आपका। तो इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप्स क्रॉस हेयर्स आर फिटेड इन, सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर कहाँ लगाया जाता है? नेत्रिका के सम्मुख, यानी फ्रंट ऑफ द आई पीस।
आईपीस के सामने लगाया जाता है। इसी तरह से आप पढ़ते जाइए तो आप जो लेवल है आप प्रश्नों का जो पूछा जाता है आप देख रहे हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है, तो टेक्निकल भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी, अब आप पूरा प्रश्न देख लीजिए। ये सारे प्रश्नों को मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं ये पेपर्स आपको शेयर कर दूंगा। आप उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग के नाम पर है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको पूरे पेपर को आप आराम से बैठ करके आप देखिएगा। तो आपसे संबंधित सारे आप जनरल अवेयरनेस आप आसानी से करके देख सकते हैं कि आप वाकई में न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को आप समझ जाएंगे, कर लेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल का है, सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, फाइनल ईयर में यदि आप हैं तो फिर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होंगे, आप उत्तर दे पाने में कितना सक्षम है। सेकेंड ईयर में भी बहुत सारे आप प्रश्नों को उत्तर दे सकते होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं देखिए आप उनमें से कितनों के उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाते हैं, यानी आपकी तैयारी किस तरह से है। तो आप अपना आकलन आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे एक टाई है, टाई कैसा होता है, एक तनाव सदस्य होता है, टेंशन मेंबर होता है। तो इस तरीके के इसमें प्रश्न पूरे पूछे जाते हैं। तो आप इनको प्रश्नों को आराम से, इसको मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो इसको आसानी से आप इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। और उन प्रश्नों को देखने के बाद आपको अपना आकलन स्वयं करना है कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की तैयारी कर रही है, और आपको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए अंदर से, ताकि आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल मन लगा करके कर सकें। इस समय जो छात्र छात्राओं की जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो जो गलती करते हैं वो ये कि फाइनल ईयर में तो हम पढ़ लेते हैं, पहले परीक्षा दे लेते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद हम इन सब तैयारियों की जेई वगैरह की तैयारी शुरू करेंगे। या बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है वो यही रहता है कि अभी तो हमको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जेई की तैयारी तो हम पास आउट होने के बाद करेंगे। और वो स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। और वो गलती, इतनी बड़ी गलती क्यों होती है, उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको अगले वीडियो में करके बताऊंगा, और पूरा बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर से तैयारी करने में जो स्टूडेंट करेंगे उनको क्या फ़ायदा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और फाइनल ईयर के बाद जो करते हैं उनका किस तरह से समय वेस्ट होता है। सालों साल वो तैयारी करते रहते हैं और बाहर रहकर तैयारी करते हैं, घर वालों का पैसा खर्च करते हैं, कहीं ना कहीं एक बोझ बनते हैं। और एक जो कई समय तक, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट आती हैं, कब पेपर निकलता है, कब उसका पेपर होगा, फिर रिजल्ट आता है, तो सालों साल उसमें लग जाते हैं, जिससे छात्रों का मूल्यवान समय जो है उसमें काफ़ी नष्ट होता है, और वो ना तो प्राइवेट जॉब कर पाते हैं और ना ही ठीक से उसकी तैयारी कर पाते हैं। तो इन सब बातों का उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे जो मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप अपनी तैयारी आज से और अभी से शुरू कर दीजिए, नए तरीके से नहीं, बल्कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को आपको रिवाइज़ करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करना है। जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ते रहना है। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग के और इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको धीरे धीरे ट्रिक उनकी सीखते रहना है, सॉल्व करते रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। जो ये विश्लेषण मैंने करके दिखाया है, आपको एक प्रेरणा मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए, जेई की तैयारी के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें और भी मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। तो सिविल इंजीनियरिंग से ही संबंधित में एसएससी जो जेई का प्रश्न होता है उसका हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।